नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस और डिफेंस की गलियारे से, चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं, वो जम्मू और कश्मीर को लेकर आ रही है। जम्मू जिले के अखनूर सीमा के क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने ड्रोन से भारी मात्रा में गिराए गए हथियार और गोला बारूद बरामद किया। सूत्रों के मुताबिक स्थानीय पुलिस और सेना ने 2 AK-47 असॉल्ट राइफल, 3 AK मैगजीन, 90 राउंड्स की AK-47 राइफल और स्टार पिस्टल बरामद की है। सूत्रों ने कहा कि आतंकवादियों ने इन हथियारों और गोला बारूदों का इस्तेमाल करने के लिए सीमा पार से ड्रोन के जरिए इन्हें गिराया था। दरअसल ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो एक्टिव आतंकी है उनके पास हथियार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान ड्रोन के जरिए इस तरीके के एयर ड्रॉप करवा रहा है हथियारों को, ताकि जम्मू और कश्मीर में अस्थिरता बढ़ जाए। लेकिन ऐसे में हमारी सेना भी चाक चौबंद है और हर तरीके के प्रयास को विफल किया जा रहा है। और आप कुछ ही दिनों में देखेंगे ये जो बचे कुचे आतंकी है इनका भी सफाया हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO के वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लेकर आ रही है। DRDO जैसे कि आप सभी को मालूम है कि अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण कर चुका है, जो कि फाइटर जेट से लॉन्च की जाती है। इसी तकनीक के आधार पर अब वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल पर काम शुरू हो चुका है। वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के 2 वर्जन बनेंगे, पहला इंडियन एयरफोर्स के लिए और दूसरा भारतीय नौसेना के लिए। एयरफोर्स आधारित वर्जन ट्रक माउंटेड होगा, जो कि कैनेस्टर बेस्ड होगा। वहीं नेवी के लिए भी कैनेस्टर बेस्ड वर्जन होगा, लेकिन इसे फ्रंट लाइन के वॉरशिप्स के ऊपर लगाया जाएगा। हर वर्टिकल लॉन्चर के पास 8 इसी तरह की आधुनिक मिसाइलें होंगी, जो किसी भी सुपरसोनिक स्पीड से अंदर आती हुई मिसाइल को शूट कर देगी। साथ ही एयरक्राफ्ट और UAV को भी ये खत्म कर सकती है। इसकी रेंज शुरुआत में 40 से 50 किलोमीटर होगी और इसका दूसरा वर्जन 80 किलोमीटर रेंज का होगा। आपको बता दें कि अस्त्रा मिसाइल को टेस्ट सबसे पहले ग्राउंड बेस्ड वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से किया गया था और उसके बाद सुखोई 30 MKI से इसका परीक्षण किया गया। शायद उसी दौरान DRDO ने सोच लिया कि इसका एक और प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है, जो कि वर्टिकली लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल पर आधारित होगा। अगले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो LCA तेजस को लेकर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि LCA तेजस SP-22 और SP-23 फाइटर जेट, जो कि FOC स्टैंडर्ड के हैं, वे अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये इंडियन एयरफोर्स का दूसरा और तीसरा FOC वाले एयरक्राफ्ट होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक SP-22 और SP-23 ने अपनी लो स्पीड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल पूरे कर लिए हैं। इंडियन एयरफोर्स अभी FOC वेरिएंट का केवल एक ही तेजस को ले पाई है, जो कि SP-21 के नाम से जाना जाता है, जिसे 27 मई को इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट में शामिल किया गया था। SP-22 और SP-23 मिलने के बाद 3 FOC स्टैंडर्ड के तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। आपको बता दें कि जो ये नया SP-22 और SP-23 हैं, वे नए सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के साथ आएंगे। हालांकि काफी देरी हुई क्योंकि लॉकडाउन हुआ, जिसकी वजह से HAL के Tier 1 और Tier 2 जो प्रोडक्शन है वहां पर लॉकडाउन की काफी परेशानी बढ़ी, जिसकी वजह से SP-22 और SP-23 को मिलने में देरी हुई। अगर सब कुछ ठीक रहता तो अभी तक भारतीय वायुसेना के पास करीबन 4 से 6 FOC वेरिएंट वाले तेजस मिल जाते। साथ ही आपको बताना चाहूंगा कि SP-24 और SP-25 पर भी काम फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और उन्हें इस साल के अंत तक भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो स्टेल्थ फ्रिगेट्स को लेकर आ रही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कहा कि उन्होंने 2 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स का उत्पादन शुरू किया है, जो कि भारतीय नौसेना के लिए रूस के यंत्र शिपयार्ड के सहयोग से बनाई जा रही है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने कहा कि 2026 तक नौसेना को इस कैटेगरी का पहला स्टेल्थ फ्रिगेट मिल जाएगा। हालांकि ये फ्रिगेट रूसी डिजाइन पर आधारित है, लेकिन उसमें जो महत्वपूर्ण सामग्री है वो स्वदेशी है। इसमें भारतीय निर्मित रडार, सोनार सिस्टम, सेंसर, संचार सूट और एंटी-शिप ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी शामिल है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के इतिहास में स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट सबसे बड़ा अनुबंध है, जिससे कि शिपयार्ड की क्षमताओं को और ज्यादा बल भी मिलेगा। आपको बता दें कि 2 फ्रिगेट तलवार श्रेणी की स्टेल्थ फ्रिगेट के उन्नत रूप में होंगी, जो पहले से भारतीय नौसेना की सेवा में है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है इंडिया चाइना टॉक को लेकर। भारत और चीन के बीच की तनावपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए 6वीं बार कमांडर लेवल की बैठक हुई। बैठक सुबह 10 बजे शुरू हुई और रात 11 बजे तक चली। चीन के साथ बातचीत करने वाले ऑफिसर शीर्ष अधिकारियों को बातचीत का पूरा ब्यौरा भी अब भेजने वाले हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 13 घंटे की यह बैठक चली। इस बैठक में भारत का सख्त रुख था कि चीन अपनी सेना विवादित जगह से हटाए। हालांकि बातचीत के दौरान भारत की बातें चीन को समझने में परेशानी हो रही थी। इस परेशानी की सबसे बड़ा कारण, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लैंग्वेज का रहता है, क्योंकि चीनियों को इंग्लिश नहीं आती है
और वे काफी कमजोर हैं इस भाषा में, इसीलिए उस दौरान वहां पर ट्रांसलेटर भी मौजूद रहे। इस 13 घंटे तक चली बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत की। जिस वक्त बातचीत चल रही थी तो दोनों देशों के जवान हाई अलर्ट पर थे। भारत और चीन के लगभग 1 लाख से ज्यादा जवान दोनों ओर तैनात हैं। सूत्रों की माने तो बातचीत में दोनों ओर से जवानों की संख्या घटाने में बातचीत हुई है। वार्ता के दौर को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वे आने वाली सर्दियों के मौसम के दौरान लद्दाख सीमा पर सैनिक तैनात रहेंगे या नहीं, इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो वो DRDO को लेकर आ रही है। आधुनिक हथियार प्रणालियों के उपयोग ने युद्ध की अवधारणा को बदल दिया है। भारत की अगली पीढ़ी के AD-1 और AD-2 ABM यानी कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के नवीनतम विवरण बाहर आ चुके हैं। AD-1 सक्षम होगा MRBM यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, और AD-2 में क्षमता होगी IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की। जनवरी 2002 में मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया था कि भारत का स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम पूरा हो गया था और इंडियन एयरफोर्स और DRDO भारत की राजधानी दिल्ली के लिए मिसाइल की ढाल स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति लेने के प्रस्ताव पर काम कर रहे थे। भारत का BMD रूस के S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ देश को परमाणु और उड़ान वाली वस्तुओं से आने वाले सभी प्रकार की मिसाइलों से सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। अब तक किए गए सभी परीक्षण सफल रहे हैं, जिसमें रडार और मिसाइलें भी शामिल है। इंडियन एयरफोर्स जो कि देश की वायु रक्षा के लिए जिम्मेदार है और DRDO जिसने सिस्टम को विकसित किया है, अब सरकार की मंजूरी के लिए संयुक्त प्रस्ताव लाया जाएगा। मार्च में जैसे कि आपको मालूम है कि 2019 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर भारत ने BMD प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा बढ़ावा था, और ASAT परीक्षण अंतरिक्ष में भारत की छलांग विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही, जिसने चीन तक को भी सोचने को मजबूर कर दिया। भारत का मल्टी टियर BMD सिस्टम पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइलों के वर्तमान बैच को संभालने में सक्षम भी है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और जापान को लेकर आ रही है। इसरो जो कि अगले साल के लिए अपने दूसरे चंद्रमा लैंडिंग मिशन चंद्रयान-3 पर काम कर रहा है, उसने अब जापान के साथ एक और चंद्रमा मिशन के लिए एक अध्ययन समूह यानी कि स्टडी ग्रुप का गठन किया है। भारत जापान मिशन इसरो और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी JAXA के बीच संयुक्त पहले एक ठंडे बस्ते में चला गया था, क्योंकि इसरो अपने चंद्रमा और मानव मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन अब सारी बातें एक तरफ हैं, लेकिन अब भारत का इसरो जापान के साथ मिलकर काम करेगा। मिशन के भाग के रूप में जापान एक संयुक्त चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन शुरू करेगा, जो कि JAXA द्वारा साझा किए गए विवरणों के अनुसार मिशन 2023 के बाद लॉन्च किया जाएगा, और इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। JAXA के डायग्राम से पता चलता है कि जापानी समग्र लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर का निर्माण करेगा, जबकि इसरो लैंडर प्रणाली विकसित करेगा। मिशन को जापान से ही लॉन्च किया जाएगा और इसे लॉन्च वाहन S3 रॉकेट के जरिए, जिसे कि मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया गया है, उससे लॉन्च किया जाएगा। इसरो के एक वैज्ञानिक ने कहा कि हम भारत जापान मिशन के लिए जो डिजाइन करेंगे वो इस बात के अधीन होगा कि चंद्रयान-3 पर सिस्टम कैसे प्रदर्शन करेंगे और हम अगले साल तक एक सफल लैंडिंग हासिल कर पाएंगे या नहीं। इस महीने की शुरुआत में हमें अध्ययन समूह के बारे में एक आंतरिक संचार मिला, जिसका अर्थ है कि परियोजना वापस पटरी पर है। तो दोस्तों ये थे अभी तक की टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न है आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों आप मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।